Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे अगर आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना हो तो वो चीज देखा था, ठीक है। एक बार मैं आपको कंपनी का बताता हूँ आज, ठीक है, कि अगर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेना है या किसी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है, तो उस केस में आपको किस तरह से टीआरएन वगैरह जनरेट करनी है, ठीक है। टीआरएन जनरेशन करने का जो प्रोसेस है वो दोनों सेम ही हमारा है, ठीक है। यहाँ रजिस्टर्ड नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर में आपको ये वाला फॉर्म फिल करता है, ठीक है। तो एक मैं कस्टमर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए जी, मान लीजिए इस कंपनी है हमारी ये जेंड्रिक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसका मुझे जीएसटी नंबर अप्लाई करना है, ठीक है। तो कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे माई आई एम ए टैक्स पेयर स्टेट, जिस स्टेट में इसको एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। तो ये मान लो ये कंपनी रजिस्टर्ड है जेंड्रिक्स, ये रजिस्टर्ड है तमिलनाडु, ठीक है। मुझे तमिलनाडु के अंदर लेना है, ठीक है। और तमिलनाडु के अंदर अपना तिरुपचली एक डिस्ट्रिक्ट है वहां, या विशाखापट्टनम जो भी है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले स्टेट सिलेक्ट करेंगे तमिलनाडु, ठीक है। फिर तमिलनाडु में जितने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये आ रहा तिरुपचली यहाँ पे। तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। जिस स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था। ये प्रोप्राइटरशिप का करते हैं, ठीक है। फिर लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन, ठीक है, और उसका पैन नंबर। तो कंपनी के केस में क्या होगा, कंपनी को एक पैन नंबर इश्यू होता है, ठीक है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, सेक्टर 8 हो, कुछ भी हो, उन सबको क्या होता है, एक पैन नंबर इशू होता है कंपनी के नाम से। तो वो पैन नंबर आपका डालना है और उस पे पैन पे जो नाम मेंशन है वो डालना है, ठीक है। तो कंपनी के केस में कंपनी का नाम आपका यहाँ पे आएगा, फॉर्म के नेम के केस में फॉर्म का नाम आएगा। इंडिविजुअल केस में क्या कर रहे थे, इंडिविजुअल का नाम डाल रहे थे, तो यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, ठीक है, और उसका पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस डिफरेंट हुआ कि आपको जो नेम डालना है यहाँ पे वो पैन पे जो मेंशन है वो डालना, ठीक है। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है कंपनी की, ठीक है। और मोबाइल नंबर डालना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पैन और कंपनी का नाम यहाँ पे डालने के बाद, ठीक है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैप्चर करके प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपका ओटीपी जाएगा, कहाँ जाएगा, एक मोबाइल पे और एक ईमेल आईडी पे। तो मोबाइल पे जो रिसीव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लाइंट का ही डालना है, अपना नहीं डालना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आपके ओटीपी वगैरह फ्यूचर में हमेशा जाएंगे और इनसे ये रूल है कि आपको नहीं डालना अपना, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं भी अपना डाल रहा हूँ। अगर आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है, जैसे मुझे भी ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, ईमेल पे ओटीपी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नीड ओटीपी टू बी रीसेट, क्लिक हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वापस, ठीक है। कैरेक्टर डालूंगा, प्रोसीड करो, ठीक है। ओटीपी दोबारा गया, मोबाइल पे रिसीव हो गया लेकिन ईमेल पे अभी भी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। एक बार हम अपनी ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं, वापस से जाएंगे फॉर्म पे। I'm a taxpayer, state Tamil Nadu, district,
और पैन नंबर। अभी रिसीव हो गया। हमने हो सकता है ईमेल आईडी में कोई गलती कर दी होगी, इसलिए ईमेल को ओटीपी रिसीव नहीं हुआ। दाल चावल नहीं खा पाए साला। ये ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड करेंगे तो हमें टीआरएन मिल गया। ठीक है, ये हमारे एक टीआरएन मिल गया हमें, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। ठीक है, इसको आप नोट कर लोगे क्योंकि इस टीआरएन के थ्रू क्या करते हैं, आगे फर्दर लॉगिन करते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, अब हम इस टीआरएन को यूज करके क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे और टेम्पोररी रेफरेंस नंबर वाले टैब पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टीआरएन नंबर डालेंगे। प्रोसीड किया, वापस से ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया अपना लॉगिन विंडो। ठीक है, जहां से हमने लॉगिन करने के बाद इस डैशबोर्ड पे चले जाए। डैशबोर्ड पे फॉर्म नंबर कौन सा होता है रजिस्ट्रेशन का, GST REG 01। ठीक है, क्रिएशन डेट 21 तारीख, आज की डेट है। एक्सपायरी होती है 15 दिन की, तो एक्सपायरी आ रही है 5/4/2025 तक मुझे इस फॉर्म को कंप्लीट करना। ठीक है, उसके बाद आपको फिर इस एक्शन बटन पे क्लिक करना होता है। बताइए सबको। अब देखो यहाँ पे बिजनेस डिटेल में फॉर्म सारा पेज वही रहेगा। ठीक है, बिजनेस डिटेल में यहाँ पे लीगल नेम प्रोप्राइटर का नाम क्या आ जाएगा, क्या रहा, कंपनी का नाम आ रहा है, उस कंपनी का पैन नंबर। यहाँ पे ट्रेड नेम में कुछ नहीं इंटर करना आपको। ठीक है, इस ट्रेड नेम में कुछ भी इंटर नहीं करना है। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, सेम कॉपी उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप इसमें से क्या करोगे, क्योंकि हम कंपनी का अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर यही एक फॉर्म का होता, पार्टनरशिप फॉर्म का होता, तो जिस तरह का आपका इंटाइटी है वो इंटाइटी यहाँ से आप चूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह का इंटाइटी है वो इंटाइटी आप यहाँ से चूज करते हैं। अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हैं। अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड करते हैं। ठीक है, समझिए। अगर आपके पास ओपीसी है, ठीक है, ओपीसी है, आप 1 पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, जीएसटी। ठीक है, उस केस में फिर आप ये प्राइवेट लिमिटेड वाला मत चूज करना है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बट आप प्राइवेट लिमिटेड चूज मत करना, क्योंकि अगर प्राइवेट लिमिटेड चूज करोगे तो डायरेक्टर्स की डिटेल में आपके सबको 2 बंदे की डिटेल डालनी पड़ेगी। और 1 पर्सन कंपनी में 2 डायरेक्टर्स नहीं होते, जनरली एक ही डायरेक्टर के साथ लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि एक ही रिक्वायरमेंट। तो वहां पे अदर्स का ऑप्शन का चूज करोगे, यहाँ लिख दोगे कि ये क्या है, 1 पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये यहाँ पे ऐसे लिखोगे 1, ठीक है, पर्सन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ब्रैकेट में सर सपोज प्रोप्राइटरशिप होने से सर वो लास्ट क्लास में बताया बॉस, प्रोप्राइटरशिप के लिए प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। ये वाला लास्ट क्लास में थे आप? यस सर। और उसके पहले पिछली क्लास आपकी फर्स्ट क्लास थी? नहीं सर, ये मेरे फोर्थ क्लास है। लास्ट 2 क्लास हम क्या कर रहे थे? हाँ, कल था सर लास्ट जो पहले वाला क्लास। लास्ट 2 क्लास में उन्होंने कौन सा रजिस्ट्रेशन लिया है? लास्ट क्लास में सर इसमें टीआरएन और ये सब को क्या था सर, ये जियो टेक कितने समय आ रहे हैं, किसके लिए अप्लाई किया है, किस टाइप की एंटिटी के लिए अप्लाई किया था? हाँ जी, कौन बताएगा? प्रोप्राइटरशिप के लिए सर। प्रोप्राइटरशिप सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आने नहीं चाहिए था, आपको क्लास समझ में आई थी तो। जी सर। ठीक है, ये अगर प्रोप्राइटरशिप होता तो मैं प्रोप्राइटरशिप लेगा, लेकिन उसका प्रोसीजर में उसमें क्या होता है, वहाँ पे पैन नंबर हम किसका यूज करते हैं, प्रोप्राइटर का यूज करते हैं, और लीगल नेम में प्रोप्राइटर का नाम डालते हैं। ठीक है,
तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करोगे और ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे, ट्रेड नेम में यही नेम डाल देना। लेकिन ओपीसी के केस में अदर सेलेक्ट करना है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में सेलेक्ट करना और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ओपीसी लिखना, ठीक है। ये वाला कॉलम नहीं आएगा एडिशनल पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो चीजें उस दिन मैंने आपको ये तो समझा दिया था, कौन सा, कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की अगर आपको लेना है यानी कैजुअल एक्शन लेना है तो आपको यस करके फिर ये फिल करना होता है, ठीक है। अगर आपको कंपोजिशन में जाना है, कंपोजिशन का क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसका लोकल माल ही सेल होता है ज्यादा, ठीक है, लोकल माल ही ज्यादा सेल होता है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं अपने कस्टमर से जीएसटी को ना चार्ज करूं, क्योंकि रीजन होता है कि जीएसटी चार्ज करने से क्या होता है, उसको सामने वाला बंदा बोलेगा कि मैं जीएसटी में नहीं दूंगा, मेरे को जीएसटी का बिना माल दो, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक शॉप आपके बगल में आपने एक दुकान खोली, सपोज मैं दिल्ली में बात करूँ, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। एक मैंने शोरूम खोला लैपटॉप का और मेरे बगल में दूसरा शोरूम ऑलरेडी बहुत दिनों से चला रहा था, ठीक है। तो एक जो लैपटॉप वाला शोरूम है उसके पास जीएसटी नंबर है, वो 20,000 रुपए प्लस जीएसटी पे किसी को माल बेचता है, तो 20,000 प्लस 18% जीएसटी 3,600 रुपए में, ठीक है। एक लैपटॉप है जिसने बोला कि 20,000 का आएगा लैपटॉप प्लस क्या लगेगा 18% जीएसटी लगेगा, तो पूरा वैल्यू कितनी लगेगी 23,600 रुपए की। लेकिन मैं उस दुकान पे हूँ, अब मैंने भी सेम मान लो लैपटॉप परचेस किया हुआ है, नया हो, तो ऑब्वियसली मुझे कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, उसको कॉस्ट कम आएगी, मुझे कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि वो बल्क में बाइंग करता है, मैं थोड़ा कम में बाइंग करता हूँ। तो सपोज पर मुझे 20,500 या 21,000 का मुझे लैपटॉप का कॉस्ट पड़ता है और उसके ऊपर मैं अगर फिर जीएसटी अगर लगाऊंगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं जीएसटी लगाऊंगा तो मेरा प्राइस 24-25,000 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मेरे से बायर नहीं खरीदेगा, तो उसके इसमें डिपार्टमेंट कहती है कि अगर छोटे सेलर हो, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर आपका लोकल सेल है, कौन सा सेल है, लोकल सेल है, ठीक है, आप अपने स्टेट से बाहर माल नहीं बेचते या लोकली सेल डील करते हो, तो आपको एक ऑप्शन देते हैं कंपोजिशन का। कंपोजिट में क्या होगा कि आपको अपने कस्टमर से यानी कि आपको अपने बायर से जीएसटी चार्ज मत करना, आप जो भी टर्नओवर करोगे, जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 1% मुझे पे कर देना, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए मुझे 1% पे कर देना। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 21,500 को भी चाहूँ तो आराम से बेच सकता हूँ। भाई सामने वाला क्या कर रहा है, 21,500 का दे रहा है कस्टमर को, ठीक है, विद जीएसटी। सामने वाला जो बायर है उसको जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कहता है मैं तो इंडिविजुअल स्टूडेंट हूं, मुझे जीएसटी से क्या लेना देना, ठीक है, मुझे तो बिल दो, मेरा बिल वैलिड होना चाहिए, मुझे वारंटी मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे को जीएसटी को लेना नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है कि मैं आपको 21,500 में दे दूंगा लैपटॉप, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं आपको जीएसटी हिसाब से चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा शॉप ओनर है उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि उसने जीएसटी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है, उसको 20,000 प्लस जीएसटी लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो नया शॉप ओनर है उसका सेल हो जाएगा क्योंकि उसने 21,500 में बेच दिया, 21,500 में उसको बेच दिया, आपको बस ये 23,600 की जगह 21,500 में लेगा तो आप खरीदोगे ना लैपटॉप, ठीक है। अब आपने बेच दिया तो आपको क्या नुकसान हुआ, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप गवर्नमेंट को कितना दोगे, आप गवर्नमेंट को 21,500 का सिर्फ 1% दोगे टैक्स, 21,500 का सिर्फ 1% टैक्स दोगे, क्योंकि समथिंग आपका 215 रुपए के आसपास बैठता है, ठीक है। तो आपने गवर्नमेंट को 215 रुपए दे दिया, फिर भी आपके पास क्या बचा 21,285 रुपए, ये आपके पास नेट इनकम आपकी बच गई गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, और आपकी सेल भी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये कंपोजिशन स्कीम लाई गई है कि जो छोटे सेलर है जो कि मार्केट में कम्पीट करना चाहते हैं और सामने वाला बायर जब जीएसटी देने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है, तो उनको भी आप इजीली सेल कर पाओ, ठीक है। तो आपको जब भी कंपोजिशन और क्रिएशन की रिक्वायरमेंट कोई कस्टमर कहता है कि मुझे कंपोजिट लीगल रजिस्टर करा दो, तो आप इसको ऑप्शन को यस कर दो, ठीक है। ये सारे केसेस में होगा, किसी भी टाइप की कंपनी बना रहे हो, कर रहे हो या प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, सबके लिए, ठीक है, आप इसको यस करोगे। अब यहाँ पे कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन का ऑप्शन आता है जहाँ पे पूछता है रिस्ट्रिक्टेड गुड्स आर नॉट अलाउड फॉर द मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर व्हिच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द कंपोजिशन। अब इसमें बस एक रिस्ट्रिक्टेड गुड्स को अलाउ नहीं किया हुआ, बाकी सारे गुड्स
और सर्विसेज अलाउड। ठीक है, होटल एंड रेस्टोरेंट सप्लायर इंक्लूडेड इन द सप्लायर्स मेकिंग सप्लाई रेफर टू क्लॉज बी ऑफ द पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2। ठीक है, तो इवन आपके होटल एंड रेस्टोरेंट्स वाले को भी, ठीक है, उन्होंने कंपोजिशन स्कीम दिया है। जनरली आज के डेट में 90% होटल्स और रेस्टोरेंट्स, 99% होटल और रेस्टोरेंट कंपोजिशन स्कीम के थ्रू ही चलते हैं। ठीक है, समझ गए? लेकिन वो कंपोजिट में रहे या रेगुलर में रहे, दोनों बात उनके लिए दोनों बराबर होती है, बात उनके लिए बराबर हो जाती है। रेगुलर में भी उनका 5% ही टैक्स चार्ज होता है, कंपोजिट में होता है कि उनको लगाना नहीं होता है, उनको अपनी जेब से देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लोगे कि मेरी जो बिजनेस कैटेगरी है वो किस तरह की है। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी जो है वो किस तरह की है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1% सीजीएसटी 1% एसजीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सप्लायर हो, ठीक है, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो 5% देना पड़ेगा, 2.5% प्लस 2.5%। अगर अदर नोटिफाइड पर्सन जैसे आपका एजुकेशन इंडस्ट्री है, ठीक है, और भी कुछ इंडस्ट्रीज है यहाँ पे 6% है, क्योंकि शेड्यूल 6 में, यहाँ पे शेड्यूल 2 में के पैराग्राफ 6 में है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर इसमें आप फॉलो करते हो तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, और एनी अदर जैसे ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर हो, ठीक है, सेल परचेज का काम करते हो, ठीक है, तो आप फिर ये वाला सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी करना है, जैसे मान लो इसका काम है सिर्फ कौन सा करना, ये ट्रेडिंग करेगा, तो ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आई hereby declare that the opposite business shall be abide by the condition restrictions prescribed in the act or rule for obtaining to pay tax under the composition levy। ये भी चेक करोगे। इसके बाद फिर आपको ये चेक करना है कि रीजन फॉर ऑब्टेन तो वॉलंटरी बेसिस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, करंट डेट। सर तीसरा वाला क्या बताए हैं? एनी अदर सप्लायर, कोई भी ट्रेडर है जैसे जो सेल परचेज का काम करता है, मार्केट से प्रोडक्ट बाई करता है और उसे सेल कर देता है। ठीक है जी सर। ये जॉब वर्कर, ठीक है, वो भी आ जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर वो भी आ जाएगा इसके अंदर में। तो कोई अदर सप्लायर हो किसी भी तरीके का, इनमें से छोड़ के जो यहाँ फॉलो नहीं करता, जो यहाँ फॉलो नहीं करता, इसके अंदर आए। बस आपको अलाउड क्या नहीं है, जो नोटिफाइड गुड्स है, नोटिफाइड गुड्स है, कुछ जैसे पान, बीड़ी, मसाला, गुटखा, ठीक है, तो ये सब नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए फिर कंपोजिशन लैवी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करने के बाद आप रीजन फॉर ऑब्टेन चूज कर लोगे वॉलंटरी बेसिस पे। ठीक है, इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में। अब क्योंकि ये कंपनी का ले रहे हैं, पहले वाले में हमने कुछ नहीं दिया था प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि हम कंपनी का ले रहे हैं या पार्टनरशिप फॉर्म का ले रहे हैं, एलएलपी का ले रहे हैं, ठीक है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ले रहे हैं, उस केस में मुझे ये वाला नंबर देना पड़ेगा। इसका अगर एलएलपी होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा तो आप ये सिलेक्ट करोगे, और फिर यहाँ पे एलएलपी का नंबर बताओगे, एलएलपीआई नंबर मिलता है 60 का, वो नंबर बताओगे, और यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालोगे। अगर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कौन सा बताओगे? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको सिन नंबर दे देना। ये जो सिन नंबर आपको मिला है, ये आपको सिन नंबर ऐसे डालना। ठीक है, डालने के बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है, तो आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है 7 मार्च 2025, तो यहाँ से 7 मार्च 2025 डेट सिलेक्ट कर देना और उसको ऐड कर देना। ठीक है, ये ऐड कर दिया तो यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ पोजीशन नंबर कहाँ से खोला था आपने? क्या सिम नंबर कहाँ से ओपन किया था? पिन नंबर ये है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मिलता है। जी जी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर में ये आपका सिम नंबर। जी। ठीक है, Good morning, sir. Sir, I have some questions in sir chat box. Sir, kindly answer me, sir. आशुतोष, हाँ जी, आशुतोष का पहला क्वेश्चन है, सर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फर्स्ट पैन कार्ड विल बी मेड और रजिस्ट्रेशन विल बी डन। अगर आप नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो पार्टनरशिप डीड के थ्रू, तो पहले पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, उसे नोटराइज एंड स्टाम्प कराओगे, उसके बाद उसका पार्टनरशिप का पैन कार्ड अप्लाई करोगे, फॉर्म का पैन कार्ड अप्लाई करोगे। ठीक है, जब आपका पैन कार्ड आ जाएगा उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करोगे।
क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है सर्विस सेक्टर कैन नॉट बी द कंपोजिट स्कीम। ऐसा नहीं है, रेस्टोरेंट इज सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में आप 5% वाली स्कीम ले सकते हो। और भी कुछ दिए हैं रेस्टोरेंट में, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर को उन्होंने इंक्लूड किया है, ठीक है। सारे सर्विस सेक्टर नहीं है, ठीक है। कुछ सर्विस सेक्टर है जो नोटिफाइड हुए हैं शेड्यूल 2 के अंदर में, ठीक है। उन सर्विस सेक्टर में कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होती है, ठीक है। फिर है सर वन मोर क्वेश्चन, I have opted for the normal, can I have option to change into the composition scheme anytime? Anytime तो नहीं कर सकते। कंपोजिशन स्कीम को साल में आप एक बार ऑप्ट कर सकते हो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन से रेगुलर आप कभी भी जा सकते हो, ठीक है। अब जब आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर लेते हो, अपना कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर लेते हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक आपने अगर कंपोजिट में ले लिया तो आप फिर दूसरा नंबर रेगुलर में नहीं ले सकते। अगर आपको दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट है रजिस्टर की तो रेगुलर में नहीं ले सकते। या अगर एक रेगुलर में ले रखा है पहले, तो दूसरा नंबर आप कंपोजिट में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप कंपोजिशन से रेगुलर में जा सकते हो कभी भी, रेगुलर से कंपोजिट में आप साल में एक बार जा सकते, ठीक है, इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे आपने ये बता दिया कि मैं वॉलंटियर स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ईयर ना। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम को मैं पूरा डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। पूरा कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। वो जब कंपोजिट स्कीम के बारे में पढ़ाऊंगा, कंपोजिट ईयर क्या होता है, ठीक है, तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऑप्टिंग आउट और ऑप्टिंग और ऑप्टिंग आउट में क्या कैसे होता है, ठीक है, वो समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये तीनों चीजें जब सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि मेरे को ये रजिस्ट्रेशन चाहिए और कंपोजिट वाला, ठीक है। तो ये करके आप यहाँ पे डिटेल डालोगे अपने रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। इसके बाद प्रूफ ऑफ पोजीशन में आपको यहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओगे तो भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन मिलेगा, एलएलपी बनाओगे तो भी मिलेगा। नॉर्मल पार्टनरशिप के केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन नहीं आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा वो डीड लगाओ, क्या लगाओ, डीड लगाओ। जैसे आप मान लो यहाँ पे ये मैं कहता हूँ, ये क्या है, प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये क्या है, पार्टनरशिप, ठीक है। क्या जी, अभी यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि मैच नहीं कर रहा, तो ठीक है, बट यहाँ पे देखो पोजीशन में क्या कर रहा है, मुझे पार्टनरशिप डीड लगाओ, ठीक है। तो जैसा आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, आपने बोला कि भैया मेरी क्या है, HUF हिंदू मोबाइल फैमिली, तो फिर वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्टर में आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड में फिर आपको HUF की डीड लगानी पड़ेगी यहाँ, ठीक है, अपलोड में, ठीक है। तो जैसा आप करोगे वैसा आपको ये बोलेगा कि भैया ठीक है, ये डॉक्यूमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशन को अपलोड करेंगे। मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, ठीक है। चलिए सक्रिय आ रहा है, ठीक है, इसको मुझे रिड्यूस करते हैं, ठीक है। फालतू है सब सब ये ऐसे करता है हेलो कैसे पास करेगा, ठीक है, ये अपलोड हो गया। इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करके अपना पार्ट फर्स्ट पेज कंप्लीट कर दो। यहाँ पे हमने अपनी बिजनेस डिटेल बताया, ठीक है। खाली अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में, इस कंपनी के अंदर में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी क्या है डायरेक्टर्स हैं, उन सारे डायरेक्टर्स की डिटेल को ऐड करना है। अगर कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं तो 3 डायरेक्टर्स की डिटेल ऐड होगी, 4 डायरेक्टर हैं तो 4 डिटेल ऐड होगी, 5 से 5 होगी, मिनिमम 2 की तो होगी क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओबीसी के केस में हम अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट जरूर करेंगे, अदरवाइज मुझे 2 की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रमोटर पार्टनर में मैं क्या करूंगा, फटाफट यहाँ पे 2 बंदों की डिटेल को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बराबर सारा अपना लिए व्यस्त रहा। हमने किया ना कहीं के मारे छोड़े सब नाम पैसा लगे
हाँ भाई ठीक बच्चा है, है, उसको क्या ये फर्स्ट पर्सन है बालाजी बालाकृष्णन, ठीक है। पता है? यहाँ पे मैं उसके फर्स्ट नेम, ये तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया, इसमें तो वैसे ही नहीं है, आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करना है, ठीक है। कुछ नहीं है यार। फिर फादर नेम इंटर करना है, ये फादर का नाम है, ये नहीं चले। फर्स्ट नेम, ठीक है। ये कौन है? दूसरा राम, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ है 24 और 26। फिर यहाँ पे उसका पर्सनल मोबाइल नंबर इंटर करना है आपको, जिंदगी बर्बाद। फिर इंटर इसकी में लगेगी, ठीक है। ये मुझे जिंदगी बर्बाद। बस समय गया, ये गया, वो गया। अल्लाह। ये नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ से इसका डेटा डालोगे। अब यहाँ पे इसकी डेजिग्नेशन लिखी है, डेजिग्नेशन में आपको जब पार्टनरशिप का कर रहे हो तो पार्टनर लिखोगे, अगर आप एलएलपी का कर रहे हो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का तो लिखोगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। और कंपनी क्या कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का, तो क्या लिखोगे यहाँ पे डायरेक्टर, ठीक है। और उनका डिन नंबर, ठीक है, ये इनका डिन नंबर है, ठीक है। फिर इनका परमानेंट अकाउंट नंबर, ये अरे मारे से। ठीक है। ये पासपोर्ट नंबर इनके सब फॉरेन पर्सन है। अब यहाँ पे इनका रेजिडेंस एड्रेस लिखोगे, ठीक है, जो भी इनका रेजिडेंस एड्रेस है। तो सबसे पहले रेजिडेंस एड्रेस में क्या करते हैं, पिन कोड लिखते हैं, ठीक है, 647 415, ये आगे फिर फिर ये डायरेक्टर का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है सर? ये जो डिन नंबर मिलता है। ये प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी में रजिस्टर करोगे ना तब आपको मिलेगा, जिस ठीक है। ये एमसी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, इस पे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ये कंपनी की है, ठीक है। इनके दो रजिस्टर हैं, ये दो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। अब बिल्डिंग नंबर डाल देंगे हम, बिल्डिंग नंबर है 6 और भी 6, ठीक है। स्ट्रीट डालेंगे, यस, सर एक कंपनी का एड्रेस डाल रहे हैं ना, ये डायरेक्टर का एड्रेस डाल रहे हैं। ये हम डायरेक्टर का एड्रेस डाल रहे हैं जहाँ डायरेक्टर रहता है, अच्छा, ठीक है। और कंपनी का एड्रेस डालना है बिजनेस वाले में, ओके हम डालना है डायरेक्टर का एड्रेस, ठीक है। ओके। करंटी इसकी है, फिर हमारे बात करते हैं। ठीक है। तो आपके डायरेक्टर जहाँ रहते हैं ना उस एड्रेस का आपको भरना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे नाम किसका लिखा है, जिस पर्सन का नाम लिखा है उसका एड्रेस नाम, ठीक है। उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, ठीक है। ओके। फिर यहाँ पे उनकी फोटो अपलोड करनी है आपको, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो वही किसी का फोटो अपलोड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना ये ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, इसको भी मैं अभी ऑप्शन नो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले सेव करो, पहले एक को करके सेव कर लो। अब आपकी एक डायरेक्टर की डिटेल यहाँ पे आपने प्रमोटर पार्टनर पे क्लिक करोगे ना वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायरेक्टर की डिटेल आ गई। अब आपको चूंकि इसके अंदर दो डायरेक्टर हैं तो आपको दोनों की डिटेल ऐड करनी है, फिर यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। एक आपको ब्लैंक को वापस से और देगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनका भी डिटेल एंटर करेंगे, बालाजी
चलो फाइव फाइव फिर यहाँ पे जेंडर डाल दोगे, फिर यहाँ पे डेट डेजिग्नेशन डायरेक्टर, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर यहाँ ये एलएलपी का होता तो एलएलपी के केस में ये लिखते हो डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है। अगर सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो क्या लिखोगे पार्टनर, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप का करते हैं तो क्या लिखते हैं, अगर इंडिविजुअल का करते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे प्रोप्राइटर, ठीक है। ये ध्यान रखना। सर एलएलपी में भी मिनिमम 2 पार्टनर का जरूरत होता है ना? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का जरूरत होता है, बिल्कुल, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पे बिल नंबर, और एलएलपी में भी बिल नंबर आएगा, डीपीआई नंबर बोलते हैं इसको। जब आप मास्टर डेटा लोगे ना तो वहाँ पे डीपीआई नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आपको पैन नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। फिर इस पर्सन का एड्रेस लिखना है, सेम जो एड्रेस पे ये रहता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, ठीक है। फिर बिल्डिंग नंबर सेम होगा, ठीक है। ये डिटेल है जो आप इंटर कर लोगे। अब यहाँ पे कहीं इसकी फोटो लगानी है, फोटो नहीं है पास, आपको अभी फोटो को इंटर करना है, ठीक है। अब इसे भी क्या कर लो, अब यहाँ पे सेव कर लो, ठीक है। इसको यस कर देना, बाहर नहीं आता तो। अब यहाँ पे प्रमोटर एंड पार्टनर डिटेल में देखो, दोनों बंदों की डिटेल ऐड कर दी। आपको ऐसे दिखाएगा डिटेल ऑफ द मैनेजिंग और डायरेक्टर एंड द की मैनेजिंग पर्सन, ठीक है। बालाजी बालाकृष्णन और ठीक है, 2 बंदे की डिटेल आ रही है। अब आती है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। अब यहाँ पे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का फॉर्म ब्लाइंक है, तो आपको यहाँ इससे नहीं फिल करना, आपको क्या करना है, प्रमोटर एंड पार्टनर में जाना है, ठीक है। अब मान लो बालाजी इस पर्सन को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाना चाहते हो, प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाना चाहते हो, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी फॉर द किसके लिए, जीएसटी के डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे और इस आल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। यस कर दोगे आल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और इसको सेव कर देना, वापस इसको यस कर दो। अब देखो इसके नाम के आगे इसका ऐसे लिख दिया, ये देखो प्रमोटर एंड आल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, ठीक है। अब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी वाले में आओगे ना तो देखो यहाँ डिटेल आ रही है, किसकी, बालाजी की डिटेल आ रही है, जिसको आपने पीछे ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाया है, ठीक है। अब इस केस में आपको जो भी ये प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है तो आपको ये वाला चेक बॉक्स जरूर करना है, ठीक है। ये प्रोप्राइटरशिप में भी डालते हैं ये वाला चेक बॉक्स, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है और इसको किसी ने ऑथराइज किया है, कंपनी ने ऑथराइज, किसने ऑथराइज किया है, तो कंपनी ने ऑथराइज किया, ठीक है। तो कंपनी जब ऑथराइज करती है तो वो बीआर पास करती है, क्या पास करती है, बीआर, बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। तो बोर्ड रिजोल्यूशन आपको एक देना पड़ेगा यहाँ पे बीआर, ठीक है। बीआर फॉर टू एक्ट एज ए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। मैं देखता हूँ एक साल काफी होता है फाउंडेशन। ये मैं आपको फॉर्मेट अवेलेबल कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बीआर का, ठीक है।
जैसे ये बी आर रखा था, मान लीजिए छोटा सा बी आर रखते थे, ठीक है, इसमें कैसे पॉइंट लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कंपनी है इनके लेटर हेड पे आता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड, ठीक है, एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अरे यही है, यही 2 मिनट यही बात। वैसे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा बी आर और एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का भी अवेलेबल कराऊंगा। खाली गाली मारता, ताकि गाली लेता, चार दिन करेगा ना, करेगा साला। अरे करते हैं साला, एकदम मतलब देखने आएगा साला, साला गाड़ी भी हाल है भाई, दिक्कत है तुमको देखने आएगा जी। इतना है यार, क्या दिक्कत है तेरे मादर चोद कि ऐसे करते रहते हैं मेरे से, है ना साला, नहीं होता है, पता क्या होता है, ठीक है, अब देखो जैसे ये बी आर है, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे आप, कंपनी का नाम लेटर हेड, क्योंकि लेटर हेड निकलता है बी आर वैसा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम वगैरह डालेंगे, फिर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग डेट टाइम एंड प्लेस ये डालते हैं, फिर ये डालते हैं रिजॉल्व दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट मिस्टर पर्सन नेम। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पर्सन का नेम डालना है, पॉइंट मतलब किसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो बालाजी को अपॉइंट कर रहे हैं, किसको अपॉइंट कर रहे हैं, तो बालाजी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो बालाजी कृष्णन इनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका नाम डालोगे, ठीक है, ठीक है, बालाजी कृष्णन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज ए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी अंडर द जीएसटी। इस तरह का रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टर्स को, किसी भी डायरेक्टर्स को ऑथराइज करते हो, किसके लिए, कंपनी में एज ए टू एक्ट एज ए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, टू एक्ट एज ए ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो जब ये रेजोल्यूशन प्रिपेयर कर लोगे, प्रिपरेशन में सब साइन हो जाता है, ठीक है, तो साइन करने के बाद हमें ये रेजोल्यूशन यहाँ पे अटैच करना होता है, ठीक है, इसके अंदर तो प्रूफ ऑफ डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी में यहाँ पे कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द बीओडी। लेकिन सर ये रेजुलेशन में कौन साइन करेगा सर? डायरेक्टर, दूसरा डायरेक्टर जनरली देखो रेजोल्यूशन को कोई भी डायरेक्टर साइन कर सकता है, ठीक है, जो कंपनी में स्टेट पे डायरेक्टर है, अदरवाइज जनरली रेजोल्यूशन 2 डायरेक्टर के थ्रू भी साइन हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी वाले केस में तो कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द बीओडी लगाओगे, लेकिन अगर वही केस आपका एलएलपी का है या पार्टनरशिप का है तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ये दोनों फॉर्मेट आपको आपके कोर्स के अंदर है मिलेंगे, ठीक है, डाउनलोडेबल है वर्ड फाइल में, आपको इसमें डिटेल सेंड कर देंगे, ठीक है। तो कंपनी के केस में बीआर और एलएलपी के केस में या पार्टनरशिप के केस में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, इसे आप यहाँ पे क्या करोगे, अपलोड करोगे, ठीक है, चूज फाइल करोगे, एक एमबी की लिमिट होती है, ठीक है, ठीक है, ये बीआर का कोड अपने बीआर में लगाता हूं, ये करके इसको जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो यानी कि आपने इस डायरेक्टर को क्या बना दिया, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। कौन डायरेक्टर है, तो मिस्टर बालाजी। अगर आपके दूसरे भी पर्सन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनना चाहते हैं, अगर सेकंड पर्सन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनना चाहते हैं, जैसे टोटल 4 कंपनी में 4 डायरेक्टर है, 2 को बनाना चाहते हैं, तो जैसे आपने पार्टनर में ऐड किया था ना, यहाँ पर तो ऐड न्यू करोगे, ठीक है, ऐड न्यू करके ऑथराइज्ड सिग्नेटरी आप इस फॉर्म को या तो क्या करोगे, आपने बोला कि नहीं ये भी पर्सन रहेंगे और सेकंड पर्सन जो है प्रोमोटर ये बालाजी दे देंगे, ये भी क्या आएगा, सर ऐड न्यू फॉर्म में ही करना है, क्या करना है, ऐड न्यू जो है वो फॉर्म में ही करना है। नहीं, अगर पहले प्रोमोटर का डिटेल डाल रखा है आपने, ठीक है, अगर आपने प्रोमोटर का डिटेल पहले डाल रखा है तो आप एडिट के बटन पे जाके क्लिक करो,
और यहाँ से इस पर्सन को अगर ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो तो इसको कर दो ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, Yes, sir. ठीक है। तो उससे क्या जैसे मान लो मैंने एक को कर दिया हमने, इसको भी बना रहे हैं, ये भी ऑथराइज सिग्नेटरी है, ये भी ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा, तो इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड पर्सन भी मेरे पास ऑथराइज सिग्नेटरी में दो बंदे आ गए, एक बालाजी आ गया और एक बालाजी बेम्बो आ गया। जो बालाजी है ये ऑथराइज प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार मार्क है, ये जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, सेकंड पर्सन क्या है, ऑथराइज सिग्नेटरी है और ऑल्सो अ प्रोमोटर है, ठीक है। तो दोनों में से सिर्फ एक ही बंदा प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बन सकता है, ठीक है। एक बालाजी, ये क्या है बालाजी बालाराव, ये प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी और ये बालाजी बेम्बो क्या है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है, सिर्फ ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अलावा मान लो तीसरे पर्सन मैनेजर को बनाना चाहते हो, एक उसका मैनेजर है उसको भी बनाना चाहते हो ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। वो प्रोमोटर का नहीं, ये क्या है मैनेजर है सपोज करो, या अकाउंटेंट को बनाना चाहते हो ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। तो उस केस में फिर यहाँ पे ऐड न्यू करोगे और फिर उस अकाउंटेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ फिल करोगे। उस अकाउंटेंट की क्या है, उस अकाउंटेंट की इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे, अकाउंटेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ठीक है। उसका डेजिग्नेशन यहाँ लिखोगे क्या है, ये क्या है, वो एक अकाउंटेंट है कंपनी का, ठीक है। फिर उसका पैन नंबर, वो कहाँ रहता है, ठीक है। और लास्ट में उस अकाउंटेंट का एक फोटो, ठीक है, और साथ में उसका एक लेटर ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये कंपनी है तो बोर्ड में पास करेगी कि मिस्टर एक्स पर्सन को हम अकाउंटेंट बना रहे हैं, और अगर एलएलपी या पार्टनरशिप है तो लेटर ऑफ फाइनेंस, इसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। समझ गए? हाँ जी, किसकी क्वेरी थी, एडिशन की क्वेरी क्लियर आपकी? जी सर, आपकी क्वेरी थी, क्वेरी क्लियर आपका? मैं आगे बोल, तो ये वाली क्वेरी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई ना? जी जी। चलिए, और किसी की क्वेरी है यहाँ तक की? कोई क्वेरी? अब यही तक हमारा बेसिकली जो फॉर्म है वो अलग है प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म से ये फॉर्म हमारा यही तक अलग है। इसके बाद ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो सेम है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेस में आपको किसकी डिटेल डालनी है, यहाँ पे कंपनी की, इस एड्रेस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आपको लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे पिन कोड डालोगे, जैसे मानो मैं वो इसी एड्रेस पे लेना है, ठीक है। तो मैं इस एड्रेस का पिन कोड डालूंगा 621-711, मैं आपको लिखूंगा 621-711, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस फिल कर दूंगा, इस नंबर पे ले लेना है मुझे। अब देखो इसके लिए यहाँ पे सिटी में उलमामबाड़ी नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये एड्रेस ना मेरे इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो सिटी है, ठीक है, इसकी जो भी सिटी है वो सिटी की मैं दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये पिन कोड से मेरे को ये सिटी मिल रही है, लेकिन इस एड्रेस पे कहीं भी उसका नाम, उस सिटी का नाम नहीं है, ठीक है। तो मुझे उनसे एड्रेस से पूछना पड़ेगा कौन सा है, ठीक है। तो जो भी उसका है ना मुझे यहाँ पर सिटी डिलीट करके, ठीक है, ये डालनी है, ठीक है। ये आ गया ना, मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये सिलेक्ट करोगे तो बाकी चीजें गायब हो जाएंगी, तो वापस से आपको डालना पड़ेगा। जब भी कुछ सिलेक्ट करोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग उठाएगा, ठीक है। आपको अपनी डिटेल डालनी है, चेक आपके जो बिजली के बिल पे है वो डिटेल डालनी है, या आप जिस एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन चाह रहे हो वो बिजली बिल से मैच करना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना। ये कंप्लीट एड्रेस नहीं आ रहा, इसमें मैसेज लिख यहाँ का प्रॉपर में नॉट वाला पार्ट ऐसे डिलीट कर सकते हो, और यहाँ पे क्लिक करोगे, बाहर पे क्लिक करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। वापस से कर देते हैं इसको। आप जो भी इसको एक्सेप्ट कराना चाहते हो ना, इसको एक्सेप्ट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करके इंटर कर दूंगा।
क्योंकि इसके अंदर आ रहा है तो इसमें ले लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, दो नंबर डाल देता हूँ। ता दो नंबर की साइड ठीक है, और स्ट्रीट के अंदर में या बात ता तो आपके अपने एड्रेस को आपको कोऑर्डिनेट्स को समझ के फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्कल डिवीजन मैंने आपको बताया जैसे इसमें देखो एक ही आ रहा है। ठीक है, फिर डिवीजन में आप समझ रहे हैं, उनको समझाएंगे ये आ रहा है और रेंज के अंदर एक ही आ रहा है। ठीक है, जो भी आपके पास आ रहा है इस पिन कोड के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से कर लोगे। फिर आपको मैंने बताया था कि अपने प्रीमाइसेस स्कोप दे रहे हैं और नेचर ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस बताना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने उधर जो सिलेक्ट किया है कंपोजिशन रजिस्टर सिलेक्ट किया है, ये इस तरह के बिजनेस जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अदर एनी अदर बिजनेस सिलेक्ट किया तो मैं फिर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा कि मेरा होलसेल है या रिटेल है। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था एनी अदर, तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लीजिंग बिजनेस नहीं कर सकता, इस ये कंपनी नहीं चला सकता या सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे दूंगा क्योंकि मैंने सप्लाई ऑफ सर्विसेज सिलेक्ट की नहीं। ठीक है, तो ये आपको फिर इसके डिटेल डॉक्यूमेंट्स यहाँ फिल करने हैं जो हमने पिछली क्लास में देखे थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वही रहेंगे जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, आपको किसके देना है, जिस एड्रेस पे आप ले रहे हो उस एड्रेस पे प्रीमाइस ग्रुप आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, इसके बाद आपका बाकी का फॉर्म सेम रहेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सेम ही है। गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल बताओगे, स्टेट बताओगे और आधार ऑब्लिगेशन में आपको यहाँ पे यस करना है और एक पर्सन का ऑलरेडी प्राइमरी प्राइस का आ रहा होगा डिटेल और फिर वेरिफिकेशन के अंदर जाके ठीक है आपको यहाँ पे ये फॉर्म में समझिए कुछ नहीं है। तो लास्ट में वेरिफिकेशन में आओगे कि ये फॉर्म अभी क्या हुआ है हमारा 100% कंप्लीट नहीं है, इसलिए सिग्नेटरीज को सिलेक्ट नहीं करने देगा जब तक ये फॉर्म हमारा 100% कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, 100% कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको सिलेक्ट नहीं करना। बाकी सारी डिटेल सेम रहेगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। इसके आगे के फॉर्म सारे सेम है। ना मैंने पता है। ठीक है, कहते हैं अब किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। हाँ जी बताइए दीदी, क्वेरी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर अगर हम से कंपोजिशन में जाते हैं मतलब ऑप्ट करते हैं तो हमारा जो भी स्टॉक है तो फिर मतलब उसका भी कोई अलग से हमें क्राइटेरिया कुछ अप्लाई करना पड़ेगा? अगर रेगुलर से कंपोजिशन के लिए जा रहे हैं तो एक तो हमारे जो स्टॉक्स हैं उसका इनकम टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जो डेट पे हमारा स्टॉक है उतना हमारा इनकम टैक्स क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि हमारा आईटीसी हमारे स्टॉक से मैच करना चाहिए। सही करते हैं। ओके कुछ ही हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और अगर आईटीसी मैच नहीं हो रहा तो एक्सेसिव जो भी टैक्स है वो हम डिपॉजिट करके फिर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हमारा आईटीसी हमने आईटीसी यूटिलाइज कर लिया है सारा तो स्टॉक सेल्फ रहता है हमारे पास। ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ टैक्सेस है ठीक है वो हमें डिपॉजिट कर देने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसको कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। ओके सर, अगर किसी फर्म में जैसे डेड स्टॉक हो जाता है और अगर उसको अपनी फर्म वाइंड अप करनी है तो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है? डेड स्टॉक को आप एज स्क्रैप मान लोगे। ठीक है, डेड स्टॉक को आप क्या करोगे एज स्क्रैप मान लोगे। ठीक है, उस स्क्रैप के ऊपर जो भी जीएसटी की लायबिलिटी है अगर आपके पास ऑलरेडी इनपुट है ठीक है तो उससे आप पे आउट करोगे। ठीक है, और फिर अपने रेशियो को कैलकुलेशन के लिए अप्लाई करोगे। तो उसके लिए भी हमें जैसे डेड स्टॉक को स्क्रैप दिखाने के लिए भी उसमें कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं? तो स्क्रैप नहीं दिखाना, एक्शन ले लेना। ठीक है, डेड स्टॉक है तो स्क्रैप के रूप में आप उसको लीजिए सेम प्राइस पे जिस प्राइस पे लिया था। ठीक है, उस प्राइस पे आपने नीचे भी ऑब्वियसली नीचे पे सेल करोगे। डेड स्टॉक पे सेल प्राइस पे सेल होगा नहीं तो स्क्रैप प्राइस पे सेल करोगे। तो जो भी आपने स्क्रैप प्राइस डिसाइड करी है ठीक है जिसका 2 रुपए ये 2 रुपए की चीज के लिए तो 10 पैसे बिकेगी। ठीक है, तो 10 पैसे के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आएगी और अपनी इनकम लायबिलिटी से सेटल करोगे। रजिस्ट्रेशन की किसी को कोई क्वेरी पहले पूछो। आज जो पढ़ाया पहले वो क्वेरी फटाफट पूछो।
कोई कोई नहीं है रजिस्ट्रेशन में? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर पाओगे नो सर। जाओगे जाओगे नो सर। हेलो, नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा? मंडे को है, अब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे रिटर्न्स की तरफ। ओके सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? हमें गुड डे टू ऑल। थैंक यू सर। नहीं है पूरा याद करना बनाए पूरा पहले वो बेल पेड़ था सबका मार ये सब हुआ आराम से यार इसने अरे भाई हम बबुआ बेटी